ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर खबर पक्की है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आइए अब आपको खबरें विस्तार से हम दिखा देते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। यूजीसी के नए नियमों पर विवाद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। यूजीसी की तरफ से जारी किया जाएगा स्पष्टीकरण। ये एक बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के द्वारा सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। शिक्षाविद, अधिकारी, यूजीसी को मिलाकर कमेटी संभव है और उसके बाद एक स्पष्टीकरण भी जारी किया जाएगा। इस वक्त आपको बता दें कि जो यूजीसी का नया नियम लागू हुआ है उसको लेकर लगातार विवाद की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। लोगों में आक्रोश है और कई जगह पर नारेबाजी भी की गई है और सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि इन नए नियमों को वापस लिया जाए। और ऐसे में अब यूजीसी की तरफ से जारी किया जाएगा स्पष्टीकरण। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। सरकार एक हाई लेवल कमेटी भी बना सकती है और इस कमेटी में शिक्षाविद, अधिकारी, यूजीसी को मिलाकर कमेटी संभव मानी जा रही है। इस कमेटी का गठन होगा। स्पष्टीकरण भी लगातार ये जानकारी मिल रही है कि साझा किया जाएगा, जारी किया जाएगा और उसमें तमाम जो नियम है, यूजीसी के जो नए नियम हैं उनको लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा। आपको बता दें कि सवर्ण समाज की तरफ से लगातार यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ गई है इस बड़ी खबर पर। मेघा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूजीसी की तरफ से जो स्पष्टीकरण है वो जल्द जारी किया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? जी, देखिए, ये जानकारी सूत्रों के द्वारा है। ये नहीं आप कह सकते हैं कि यूजीसी या मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। ये सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है कि देखिए जितनी सवाल उठाए गए हैं और सोशल मीडिया पे देखिए एक तरीके से तूफानी मचा हुआ है कि इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस यूजीसी लेकर आ रहा है और इसे मिसयूज करने का ये डर बहुत ज्यादा बड़ा है कि देख, मान लीजिए अगर किसी ने गलती से कहा कुछ या फिर किसी के बारे में गलत जानकारी देकर उसके अगेंस्ट आप केस रजिस्टर कर रहे हैं तो उन लोगों का क्या होगा। तो एक तरीके से समझिए स्पष्टीकरण जो आ रही है, स्पष्टीकरण इसीलिए आएगी क्योंकि मंत्रालय को ऐसा लग रहा है, अफसरों को ऐसा लग रहा है, यूजीसी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी ये लग रहा है कि इसमें एक लोगों को समझाने की जरूरत है कि किसी भी तरीके से ये सारे जो नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए उनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। तो पहली बात वो है। दूसरा, हमें ये भी बताया जा रहा है और ये जानकारी सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है कि हो सकता है आज या कल में एक ऐलान हो कि एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और कमेटी में लगभग 9 से 10 लोग होंगे, ऐसी जानकारी मेरे पास है। और उस कमेटी में एकेडमिक्स, मतलब जैसे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज में जो सीनियर रिसर्च फेलोज हैं, उनमें से जो जिनको मंत्रालय को ऐसा लगता है, यूजीसी को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही बैठेंगे ऐसे कमेटी की अध्यक्षता करने के लिए या उसके मेंबर्स बनने के लिए, तो उनको उठाया जाएगा। यूजीसी से भी अफसर्स होंगे और मंत्रालय से भी जरूर लोग होंगे उस कमेटी में। तो एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने की बात अब चल रही है और इसकी जानकारी मुझे लगता है कि औपचारिक तरीके से आज या कल में या तो यूजीसी या मंत्रालय देगा। तो ये कमेटी का काम क्या होगा? ये कमेटी का काम यही होगा बेसिकली ओवरसी करना। ओवरसी करने का मतलब है कि आप नजर रखेंगे कि ये गलत इस्तेमाल, इन सारे जो नए रूल्स आ रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल ना हो और अगर गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उन लोगों को जिनके विरुद्ध ये गलत इस्तेमाल हो रहा है उनको किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे। तो अभी ये सारी चीजें बातचीत के ही दायरे में है, डिस्कशन हो रही है। थोड़ा इंतजार करेंगे, आज या कल में इसकी औपचारिक तरीके से इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक मेघा, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से एक ये बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है और एबीपी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जल्दी स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा। साथ ही सरकार एक हाई लेवल कमेटी का भी गठन कर सकती है। लेकिन यूजीसी को लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 इसी महीने लागू हुआ है और ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन जैसे प्रावधान हट गए हैं। सामान्य वर्ग के मुताबिक कानून का दुरुपयोग उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। ये डर कहीं ना कहीं इस वक्त गहराता जा रहा है इस नए नियम के आने के बाद और दावा है कि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले को किसी दंड का डर नहीं होगा।
यानी कि जिसने गलत शिकायत अगर मान लीजिए दर्ज करवा दी है और वो फर्जी शिकायत मिलती है तो भी उस शिकायत करने वाले को किसी भी दंड का डर नहीं होगा। ये लगातार जो नए नियम यूजीसी को लेकर सामने आए हैं उसको लेकर विरोध इसलिए गर्माता जा रहा है। तो भाई एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल सोमवार देर रात निलंबन का आदेश जारी हो गया था। अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफा और प्रशासन पर लगाए आरोपों पर इस वक्त भी अड़े हुए हैं और इसके बाद सुबह अलंकार अग्निहोत्री के घर जिला प्रशासन ने एक नोटिस भी भिजवा दिया है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। बरेली के डीएम ने अलंकार अग्निहोत्री को नोटिस दे दिया है। निलंबन वाला नोटिस देने के लिए अधिकारी पहुंचे थे सुबह सुबह उनके घर पर और अग्निहोत्री ने नहीं लिया है निलंबन वाला नोटिस। तो यूजीसी के जो नए नियम और शंकराचार्य का मामला, इसको लेकर अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से सियासत भी गरमाई। तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस्तीफा देने वाले पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। ये सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। सोमवार देर रात निलंबन का आदेश जारी हो गया था और अलंकार अग्निहोत्री अपने इस्तीफे और प्रशासन पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर वो अड़े हुए हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। जिला अधिकारी के नोटिस दिए जाने के बाद अलंकार अग्निहोत्री अब उनसे मुलाकात करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बरेली के डीएम से मुलाकात करेंगे अलंकार अग्निहोत्री और दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब डीएम से मुलाकात होगी अलंकार अग्निहोत्री की। जिला अधिकारी ने अलंकार को नोटिस भेजा था लेकिन वो नोटिस लेने से इनकार कर दिया गया था अलंकार के द्वारा और अब ये जानकारी मिल रही है कि अलंकार अग्निहोत्री अब उनसे यानी कि डीएम से मुलाकात कर सकते हैं और दोपहर 2 बजे डीएम की मुलाकात अलंकार अग्निहोत्री से हो सकती है। जिला अधिकारी ने ही यानी कि डीएम ने ही अलंकार को नोटिस भेजा था। मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी जब वो विफल हो गई, जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। अब देखिए, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अपने पद से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में हैं और उन्होंने सरकारी नीतियों से असहमति जताते हुए इस्तीफा दिया था। शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी के नए नियम के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दिया। जिला अधिकारी समेत कई अधिकारियों के मनाने पर भी वो नहीं माने और अपनी बातों पर अड़े रहे। मनाने के लिए कई नेता भी पहुंचे लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास भी उन्होंने अब खाली कर दिया है। इससे पहले प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बरेली प्रशासन पर 45 मिनट तक बंधक बनाने का आरोप भी लगाया और अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अलंकार अग्निहोत्री निलंबित किए गए हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि दोपहर 2 बजे जिन्होंने नोटिस भेजा था, जो जिला अधिकारी ने नोटिस भेजा था, उनसे मुलाकात भी दोपहर 2 बजे अलंकार अग्निहोत्री की हो सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस मुलाकात के बाद क्या होता है इस पर नजर आएगी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार हो रही है। एक तरफ जहां विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुना रहा है और कई आरोप यहां पर सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि सरकार धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म का अपमान कर रही है। शंकराचार्य का मामला हो या फिर यूजीसी को लेकर जब सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। दूसरी तरफ लगातार देखिए सरकार की तरफ से सफाई भी सामने आ रही है। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ये बड़ा दावा किया है उन्होंने कि बरेली प्रशासन ने इस्तीफे के बाद उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाए रखा और इस पर बरेली के एडीएम देश दीपक सिंह का बयान भी सामने आ गया है। जिला प्रशासन ने अलंकार के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकार अग्निहोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं और हम तीनों एडीएम थे, एडीएम प्रशासन, एडीएम हमारे सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब, सब लोग थे और मतलब उनको कॉफ़ी भी पिलाई गई कॉफ़ी टेबल पर और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बस बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए, अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए, अगर आपको लगता है कि
आपको कोई दिक्कत है 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए, लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। और इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैंक कर्मचारियों की हड़ताल की। आज सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई है। मतलब कि ये कि लगातार चौथे दिन आज बैंक में कामकाज नहीं होगा। इससे पहले चौथे दिन शनिवार की छुट्टी थी और फिर रविवार को साप्ताहिक अवकाश और फिर 26 जनवरी की छुट्टी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसके चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक्स में ब्रांच से जुड़े कामकाज पर असर पड़ सकता है। यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन से कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई फैसला नहीं लिया गया और इसके बाद हड़ताल का फैसला लिया गया। हालांकि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग जैसी जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन वो जारी रहेंगी, लेकिन एटीएम में कैश की उपलब्धता को लेकर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि 4th सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, मंडे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की छुट्टी और आज हड़ताल के चलते भी कामकाज बैंक में नहीं हो रहा है। यानी कि बैंक का जो कार्य है उसमें दिक्कतें लोगों को देखनी पड़ सकती हैं। दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर हड़ताल के चलते जो बैंक कर्मचारी हैं वो सड़कों पर उतरे और नारेबाजी यहां पर की गई है। मांग है कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम हो, ये मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं बैंक कर्मचारी। यदि आप सरकारी बैंक में आज बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, बैंक के कामकाज से जुड़े हुए काम के लिए बैंक के ब्रांच में जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आज सरकारी बैंकों की हड़ताल है। लगातार आज चौथा दिन है जब सरकारी बैंकों की हड़ताल है। 24 तारीख को इस महीने का चौथा शनिवार, 25 तारीख को रविवार, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस होने के चलते बैंक बंद थे, लेकिन आज 27 तारीख को बैंक कर्मचारियों के हड़ताल के चलते सरकारी बैंक बंद हैं। जो भी देश के नामी बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तमाम बैंक आज बंद है। वजह है कि बैंक के कर्मचारियों ने आज हड़ताल की है। रोज का जो समय था 10 बजे बैंक खुलने का, देखिए 10 बज गए हैं, लेकिन अभी भी बैंक के कर्मचारी या फिर स्टाफ या अतिरिक्त स्टाफ कोई भी बैंक के ब्रांच में नहीं पहुंचा है। हम बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है, उसी मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने आज 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और अब इसका सीधा असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। इस बैंक हड़ताल की वजह से पैसों की जमा करना हो, चेक जमा करना हो या अन्य प्रशासनिक काम हो, वो काम आज प्रभावित होंगे। दरअसल इन कर्मचारियों की, बैंक कर्मचारियों की मांग है, जो सबसे प्रमुख मांग है जिसके चलते आज बैंक हड़ताल किया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि वो सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे, अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलनी चाहिए जिससे वर्क लाइफ बैलेंस हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जूनागढ़ की, जहां पर एक तेज रफ्तार कार दुकान की दीवार से टकरा गई। हादसे में देखिए यहां पर सौंदरगढ़ा इलाके में यह हादसा हुआ है और उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरती हुई सीधे दुकान की दीवार से जा भिड़ी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें। हादसा इतना भयंकर था कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कार की टक्कर से दुकान के शटर और दीवार को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार के अंदर ही फंस गया था। गंभीर रूप से घायल कार के ड्राइवर को किसी तरह से कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कार का स्पीडोमीटर 140 की स्पीड पर रुकी हुई स्थिति में दिखा है। गनीमत रही कि रात का वक्त था और इसी वजह से दुकान में कोई नहीं था, दुकान बंद थी, नहीं तो यहाँ पर जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। तेज रफ्तार से कार आती और सीधे दुकान में जा भिड़ी। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर पंढरपुर से मंगल देवा जाने वाला जो रास्ता है वहां पर 2 गाड़ियों के बीच भयंकर टक्कर हो गई। उस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत की जानकारी, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं, घायल हो गए हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, घायलों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। जानकारी के अनुसार हादसे के शिकार लोग मुंबई और ठाणे की निजी कंपनी में काम करते थे। ये सभी लोग छुट्टी के दौरान तुलजापुर और अक्कलकोट दर्शन के लिए गए थे और ये सभी डोंबिवली इलाके के रहने वाले हैं। दर्शन के बाद पंढरपुर होते हुए मुंबई लौटने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही इनकी गाड़ी की कंटेनर के साथ आमने सामने भिड़ंत हो गई।
बड़ी खबर आपको बता दें, बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक लगातार जारी है। कल से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 1 फरवरी को संसद में पेश होगा आम बजट। निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उसके पहले सर्वदलीय बैठक आज हो रही है और कल से संसद का जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए सर्वदलीय बैठक का दौर अभी चल रहा है। बैठक लगातार जारी है और 1 फरवरी को संसद में पेश होगा आम बजट। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर ताजा बर्फबारी की वजह से पूरी फिजा ही सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। आइए आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। अलग अलग इलाकों की यह तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है बर्फबारी। कैसे कश्मीर में बर्फबारी से पूरा नजारा ही बदल गया है। 8 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। कश्मीर के पुलवामा में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और ऐसे ही हालात बांदीपोरा में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सब कुछ बर्फबारी में सराबोर नजर आ रहा है। भद्रवाह में भी बर्फबारी से सफेद चादर बिछी दिख रही है। कांजीगुंडा की बात करें तो बर्फबारी से पूरी तस्वीर बदल गई है। राजौरी और बारामूला में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे बर्फबारी की वजह से पूरी वादियां सफेद नजर आ रही है, जिसकी वजह से पारा भी नीचे लुढ़क गया है, जो लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। जबकि श्रीनगर और कुपवाड़ा में भी बर्फबारी की वजह से नजारा पूरी तरह से बदल गया। भारी बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे। बच्चे और पर्यटक बर्फबारी के बीच मौज मस्ती कर रहे हैं। लगातार पारा गिरने की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट विवाद से जुड़ी है बड़ी जानकारी। धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री, ये बड़ी खबर मिल रही है। डीएम कार्यालय के गेट पर ही अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मजिस्ट्रेट विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद से लगातार जो विवाद है बढ़ता जा रहा है। सियासत इस पूरे मामले को लेकर लगातार हो रही है और अब जानकारी मिल रही है कि धरने पर बैठ गए हैं अलंकार अग्निहोत्री। निलंबन का जो नोटिस है वो भी उनको भेजा गया था, लेकिन उन्होंने ये नोटिस लेने से इनकार कर दिया। इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया सरकार की तरफ से। हालांकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो तमाम जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनको मनाने की कोशिशों में जुटे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो नहीं माने। अपनी बात पर वो अड़े रहे। बता दें कि यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया था और उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था यूजीसी रोल बैक के लिए, यानी कि यूजीसी को जो नए नियम है उसको वापस लेने के लिए वो मांग कर रहे थे और उसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। और अब जानकारी है कि अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। डीएम कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठे अलंकार। सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री अपना जो सरकारी आवास है वो भी खाली कर चुके हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद से वो चर्चा में लगातार बने हुए हैं। यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य के अपमान की बात को लेकर उन्होंने ये इस्तीफा दिया, ये जानकारी मिली। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि एक स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है यूजीसी को लेकर, और साथ ही जानकारी ये भी कि यूजीसी को लेकर एक हाई लेवल कमेटी भी सरकार बना सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है, क्योंकि यूजीसी को लेकर लगातार अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन भी जारी है। से कौन सी साजिश करके क्या साजिश कर सकते हैं, यहाँ आए सबके सामने जवाब दे, राष्ट्र के सामने जवाब दे, पूरी मीडिया के सामने। मैं जिलाधिकारी महोदय को चाहता हूँ यहाँ आए। अभी देखिए आपके सामने रोका गया, मैंने अब यहीं बैठ रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय स्वयं यहाँ पे आए। इस समय संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। एक व्यक्ति ऐसी विचारधारा का कौन व्यक्ति था जो ये बोल रहा था जिलाधिकारी महोदय को पंडित पागल हो गया, पूरे राष्ट्र को बताएं। तो आप धरने पे बैठ गए क्या? जब तक जिलाधिकारी महोदय यहाँ के बताएं, पूरे राष्ट्र को बताएं कि किसने कॉल किया था जिलाधिकारी महोदय को कल, जब ये बोला था कि ये पागल हो गया, बताएं, पूरे देश को बताएं ये ब्राह्मण विरोधी। मैं धरने पे क्या, मैं तो जिलाधिकारी महोदय से क्वेश्चन पूछने, और जब तक आप जमीन पे बैठे हो क्या, धरना पे बैठे हुए हैं आप क्या? वो एक सोची समझी साजिश जब फेल हो गई तो रात में जो है उन्होंने जो देर रात एक सस्पेंशन लेटर जारी किया। मैं तो पहले से ही त्याग पत्र दे चुका हूँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। धरने पे बैठे हैं क्या? मैं जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ, ये पूरे राष्ट्र को बताएं, पूरे राज्य को बताएं ये पागल हो गया था, किसने बोला था? कब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? मैं तब तक, आपको जान का भी खतरा है। मैं तो माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से पहले। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेलो
उबैदुर रहमान, देखिए डीएम के ऊपर लगातार अलंकार अग्निहोत्री सवाल खड़े कर रहे थे कि 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया, गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर अब वो धरने पर बैठ गए। जी हाँ, जिलाधिकारी के कार्यालय का जो मुख्य गेट है उस पर धरने पर बैठ गए हैं अलंकार अग्निहोत्री और उनकी मांग ये है कि जब उनको, जैसा कि उनका आरोप है कि बंधक बनाया गया था और उस वक्त जो एक कॉल आई थी डीएम के पास और वो जो अपशब्द बोले गए थे, तो अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि जिलाधिकारी मिल करके ये बताएं कि आखिर वो कॉल किसकी थी, किस व्यक्ति का फोन आया था और पूरा जो प्रकरण है उसको लेकर के ये अब सरकारी आवास से अपने निकल करके जिलाधिकारी के कार्यालय के गेट पर आकर बैठ गए हैं। उनके साथ में कुछ उनके समर्थक भी हैं, कुछ ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं जो लगातार रुक रुक कर उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो अग्निहोत्री का मामला है वो तूल पकड़ता चला जा रहा है और जो प्रशासन है वो कानून व्यवस्था को बनाने में लगा हुआ है। पुलिस जो है सरकारी आवास पर भी लगाई गई थी और वहां से जब जिलाधिकारी कार्यालय तक वो पैदल आए तो पुलिस फोर्स जो है वो साथ में था और अब जो गेट है, मुख्य गेट है जिलाधिकारी कार्यालय का, उस पर अग्निहोत्री धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी लगातार यही मांग है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं जिलाधिकारी पर, तो जिलाधिकारी उस मामले में आकर के उनसे बात करें और पूरी बात बताएं। वो ये चाहते हैं और यही वजह है कि जो अग्निहोत्री हैं वो कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, अब वो शामली भी नहीं जाएंगे। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि सरकार में ब्राह्मण समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और जो यूजीसी का मुद्दा है उस पर भी उसके विरोध में है, वो साथ ही साथ शंकराचार्य के समर्थन में है। तो जो उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के वो अडिग हैं और लगातार जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनके साथ में जो उनके समर्थक हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो अग्निहोत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है, हालांकि थोड़ी देर पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से उबैदुर रहमान, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो डीएम कार्यालय के गेट पर ही इस वक्त अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे हुए। उनका कहना है कि डीएम यहां पर आए और बातों का जिक्र करें जो कि वो लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं और जब तक वो नहीं आते वो धरने से नहीं उठेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। ताजा बर्फबारी के बीच यहां कटरा से श्रीनगर जा रही वंदे भारत ट्रेन का खूबसूरत वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बनिहाल से सामने आए इन नजारों में बर्फ से ढकी हुई ट्रेन यात्रियों को स्नोफॉल का यादगार अनुभव देती हुई नजर आ रही है। यह खूबसूरत तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कैसे भारी बर्फबारी के बीच वंदे भारत रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई दिख रही है और इसका खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है, हर किसी के दिल को छू ले रहा है। यही वजह है कि बर्फबारी के बीच वंदे भारत की यह तस्वीर लोगों को खूब पसंद आ रही है और लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वंदे भारत की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बर्फबारी के बीच वंदे भारत दौड़ती हुई, ये भारत का नजारा है। अमूमन इस प्रकार के नजारे आपने स्विट्जरलैंड में देखे होंगे, अमेरिका में देखे होंगे, लेकिन वंदे भारत की ये खूबसूरत तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का आलम यह हो गया है कि इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को बंद करना पड़ा है। दरअसल भारी बर्फबारी की वजह से नवयुग टनल के पास बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गई है, इसकी वजह से रास्ता तक बंद हो गया है। हालात इस कदर यहां पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मुगल रोड, एसएसजी रोड को पहले ही बंद कर दिया गया। लोगों को इन रास्तों पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे नवयुग टनल के आसपास भारी बर्फ नजर आ रही है, इसे हटाने की कोशिशें भी हो रही है, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा तादाद में गिरी है कि इसे हटाने में लंबा वक्त लग सकता है। इस बर्फ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जल्द से जल्द रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। और आइए ऐसी तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोपीय यूनियन के नेताओं की तस्वीरें। आपको बता दें कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो समझौता है वो हुआ, उसके बाद से दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो समझौता हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले इसका जिक्र भी किया और समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ उनकी ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं। यह समझौता वैश्विक जीडीपी का 25%। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ये बड़ी बातों का जिक्र किया है। भारत और यूरोपीय यूनियन साथ साथ, ऐसे में अमेरिका की तरफ से लगातार जो रुख है वो इसको लेकर ठीक या फिर कहें कि सकारात्मक सामने नहीं आया है। अमेरिका चिढ़ा हुआ है इस डील से।
लेकिन भारत अपने विकास के लिए अग्रसर है और आगे बढ़ते हुए भारत और यूरोप अब एक साथ नजर आ रहे हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इन बड़ी बातों का जिक्र किया। कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और समझौते उसी तरफ किए जा रहे हैं जहां पर भारत का विकास, भारत की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत हो। ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन को इस समझौते के बाद गति मिलने की पूरी उम्मीद है, संभावना है। तो मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये एक जो बड़ी डील हुई है, बड़ा समझौता हुआ है। आबादी आपको हम बता रहे हैं, भारत की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी, तो वहीं यूरोपीय संघ की 45 करोड़ से ज्यादा की आबादी। भारत 4.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, तो वहीं यूरोपीय यूनियन 18 से 22 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। भारत यूरोप अब साथ साथ, भारत यहां पर देखिए कैसे फायदे का यहां पर सौदा भारत के लिए साबित होगा। यूरोपीय संघ को निवेश का मौका मिलेगा, भारत में ज्यादा निवेश आएंगे, जिसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। बड़े बाजार तक पहुंच हो सकेगी यूरोपीय संघ की, और भारत के द्वारा जो निर्यात है उसको भी मजबूती मिलेगी, वो भी आगे बढ़ेगा। समृद्ध बाजार भारत को मिलेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। तो भारत और यूरोपीय यूनियन में मदर ऑफ ऑल डील्स जो हुआ है उसको लेकर भारत बेहद सकारात्मक इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स यानी कि एक बड़ा समझौता भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच। भारत पर दुनिया का भरोसा इस डील के बाद और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल पार्टनरशिप पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है और कश्मीर घाटी में ताजा बर्फ पड़ी है। सड़क और हवाई यातायात बर्फबारी की वजह से प्रभावित हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के अंदर और भी बर्फ पड़ने की संभावना है। श्रीनगर से एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई और देर रात से ही पूरी कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में इस समय बर्फ गिर रही है और तकरीबन 1.5 इंच के करीब जो बर्फ है वो जमीन पर बिछ गई है और लगातार आसमान से बर्फ भी गिर रही है, जिसके चलते हर तरफ देखे तो सफेद बर्फ की चादर ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया है। बर्फबारी के साथ ही जो दिक्कतें हैं वो भी पड़नी शुरू हो गई हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई है। आज सुबह चलने वाली 9 फ्लाइट्स को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जबकि अन्य फ्लाइट्स के बारे में फैसला मौसम पर ही निर्भर होगा। मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है उसके अनुसार अगले 24 घंटे तक फिलहाल ऐसे ही बर्फबारी का सिलसिला पूरी कश्मीर घाटी में रहेगा, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी का अनुमान किया गया है। दक्षिण कश्मीर की बात करें तो जहां कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां में जो है अब तक 6 इंच से लेकर 9 इंच तक बर्फबारी सुबह से रिकॉर्ड की गई है और लगातार पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कश्मीर घाटी में कुदरत मेहरबान है, बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में
कल से जो है मौसम में सुधार होगा और 10 फरवरी तक कोई बड़ी बर्फबारी की भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन बीच बीच में हल्की बर्फबारी पूरी कश्मीर घाटी में होती रहेगी, जिससे 4 महीने से जारी जो सूखे सी हालत थी वो समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो दिक्कतों का सामना है वो बढ़ता जाएगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर जमकर बर्फ पड़ रही है। मनाली में भी बर्फबारी का पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल के पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हम मनाली में हैं इस वक्त और आपको मनाली में हालात दिखाते हैं। बर्फ की वजह से जो है ये पूरी की पूरी घाटी जो है वो सुंदर हो गई। आप देखेंगे ये सारा ब्यास नदी है और ब्यास नदी के इर्द गिर्द जो है ये बर्फ़ जो है, बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है ओढ़े हुए है। ये बिल्कुल मनाली टाउन के साथ का ये मंज़र है और यहाँ सैकड़ों हज़ारों टूरिस्ट अब भी हैं और बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। और अब भी मनाली से थोड़ा ऊपर सोलंग वैली की तरफ अब भी बर्फ़बारी हो रही है और मनाली का फोरकास्ट भी जो है वो बर्फ़बारी का है। लगातार बर्फ़बारी का दौर जो है जारी है। देखेंगे चारों तरफ पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ जो है मनाली में है। यहाँ सैलानी भी हैं, सैलानी जो हैं मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं बर्फ़ का जो है। उनसे बात भी करते हैं। ये तमाम लोग जो हैं क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज कहाँ से आए हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। आप तो तमाम नौजवान हैं, इकट्ठे टीम बना के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कब आए हैं? हम आए थे कल दोपहर 3 बजे आए थे। बर्फ़ तो काफ़ी ज़्यादा है मनाली में, आप लोग मज़ा ले रहे हैं इसका? हाँ जी, पूरा मज़ा ले रहे हैं। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हैं बिल्कुल। ये हैं पर्यटक जो है यहाँ पे आनंद ले रहे हैं बर्फ़बारी का। आप देखेंगे कि कैमरा जहाँ तक जाता है, जहाँ तक कैमरे की नज़र से हम देख सकते हैं वहाँ तक बर्फ़ ही बर्फ़ जो है नज़र आती है। अब देखिए, एक तरफ पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर और महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश से लोग हैरत में पड़ गए हैं। यहाँ पर हुई तेज बारिश की वजह से कुछ ही देर में शहर के कुछ इलाकों में तो जलभराव का संकट बनता नजर आया और लोग इससे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में भारी बारिश के बाद पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। रास्तों पर पानी भर गया, लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। दूसरी तस्वीर है राजस्थान के सीकर की, जहां पर सुबह से हुई तेज बारिश की वजह से रास्ते सुनसान पड़ गए। बारिश की वजह से पारा भी लुढ़क गया। ऐसे में लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है। जल भराव की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र और राजस्थान की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बर्फबारी के बावजूद एक दूल्हा पैदल चलकर अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया। सराज क्षेत्र में सड़कें बंद हैं और इसी वजह से बिजली गुल भी है और इस कारण दूल्हा गीतेश ठाकुर 7 किलोमीटर पैदल चलकर ही बैचड़ी पहुंच गया, जहां पर सीमित बारातियों के साथ अंधेरे में विवाह की रस्मों को पूरा किया गया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूल्हे के पिता ने बर्फबारी को शुभ संकेत बताया है और ये शादी कठिन हालातों के बाद भी यादगार बनी। बर्फीले और दुर्गम रास्तों को पैदल तय करना एक बड़ा कदम था। दरअसल बुनालीधार इलाके के गीतेश ठाकुर का विवाह 24 जनवरी को होना तय था। इससे एक दिन पहले 23 जनवरी को सराज क्षेत्र में भारी हिमपात हुआ और उसके कारण सड़कें बंद हो गई। इलाके में ब्लैकआउट हो गया। सड़क बंद होने की वजह से परिवार ने पैदल ही बारात ले जाने का फैसला किया। जहां पहले करीब 100 लोगों की बारात जानी थी, वहां पर इस मौसम की मार के चलते केवल 20 करीबी रिश्तेदार ही बारात में शामिल हो सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।